नमस्कार दोस्तों। उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, इस क्लास में हम पढ़ेंगे इंडिया जीके के कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज जो कभी ना कभी किसी एग्जाम में पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाने की पूरी पूरी संभावनाएं हैं। प्रत्येक क्वेश्चन को हम विद इन डिटेल करेंगे और साथ में आपको मैं बता दूं कि इस वीडियो में हम इंडिया जीके के प्रत्येक सेगमेंट से पढ़ने वाले हैं, यानी कि इंडियन पॉलिटी हो, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, आर्ट एंड कल्चर, स्पोर्ट्स या फिर जो अलग तरह के टॉपिक बनते हैं, सभी टॉपिक से मैंने क्वेश्चन उठाए हैं और आपके एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्पफुल करने वाले हैं। यदि आप दिल्ली पुलिस एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, एसएससी की तैयारी करते हैं या फिर किसी भी हरियाणा एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, सभी के लिए वीडियो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाली है। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को और बढ़ते हैं सबसे फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज का पहला क्वेश्चन है, किस प्रकार के बेरोजगारी में स्नातक तथा स्नातकोत्तर डिग्री वाले युवा नौकरियां प्राप्त नहीं कर पाते हैं? तो यहाँ पर डिग्री की बात की जा रही है। अब आपको पता है कि डिग्रियां किस सेक्टर में होती है, तो ये सर शिक्षा के क्षेत्र में होती है, चाहे फिर वो बैचलर डिग्री हो या फिर चाहे वो मास्टर डिग्री हो। तो ऐसी बेरोजगारी को हम किस नाम से जानेंगे? तो उसे कहा जाता है शैक्षिक बेरोजगारी। यानी कि शिक्षा के क्षेत्र में जो बेरोजगारी होती है उसे शैक्षिक बेरोजगारी कहा जाता है। अब इसमें होता क्या है एक्चुअली में, इसमें हम एक कंसेप्ट पढ़ते हैं जिसे कहा जाता है ब्रेन ड्रेन। ये आपने कभी ना कभी पढ़ा होगा। इसे ब्रेन ड्रेन कहा जाता है और इसका अर्थ बनता है स्किल माइग्रेशन। तो ये भी आपको याद करना यहाँ से इंपॉर्टेंट है, स्किल माइग्रेशन। एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा बार ये पूछा जाता है कि ब्रेन ड्रेन का संबंध किस प्रकार की बेरोजगारी से है, शैक्षिक बेरोजगारी से है। यानी कि होता ऐसा है कि अगर किसी राज्य की बात करें, अगर उस राज्य के अंदर नौकरियां नहीं होती है और उसमें जो पढ़े लिखे नौजवान होते हैं वो करते क्या है, नौकरी के अभाव में पलायन करना स्टार्ट करते हैं। या तो वो किसी दूसरे राज्य में जाकर बस जाएंगे या फिर वो किसी दूसरे देश में जाकर बस जाते हैं और वहां पर जाके काम करते हैं। तो अब जिस राज्य के अंदर जो पढ़ा लिखा व्यक्ति था उसके पास में जो भी स्किल थी, अब उस स्किल का माइग्रेशन हो गया, यानी कि वो स्किल उस राज्य से उठकर कहीं और जाके स्थापित हो चुकी है। तो इसे कहा जाता है ब्रेन ड्रेन होना। तो पीछे अगर स्किल का माइग्रेशन हो जाएगा तो पीछे उस राज्य में बचेंगे सारे के सारे अनपढ़ या फिर वो पढ़े लिखे लोग जिनके पास में स्किल नहीं है और जो नौकरी पाने में असक्षम है या फिर जहाँ पर नौकरियां है ही नहीं। तो इस प्रकार की बेरोजगारी को हम शैक्षिक बेरोजगारी कहा जाता है। उसके अलावा ऑप्शन हमारे पास में एक और है, मौसमी बेरोजगारी। इसका अर्थ क्या बनता है? अगर मौसमी बेरोजगारी की बात करें तो इसके अंतर्गत ये पूछा जाता है आपसे कि ऐसी बेरोजगारी कौन से क्षेत्र में पाई जाती है। तो आपको जवाब करना पड़ता है कि मौसमी बेरोजगारी कृषि क्षेत्र में पाई जाती है, एग्रीकल्चर सेक्टर में पाई जाती है, क्योंकि एग्रीकल्चर सेक्टर में एक साल में लगभग 7 से 8 महीने ही काम रहता है। बाकी के टाइम पर उस सेक्टर में काम करने वाले जो व्यक्ति होते हैं वो बेरोजगार रहते हैं। तो इसे कहा जाता है मौसमी या फिर सीजनल बेरोजगारी। उसके अलावा बात करें तो यहाँ पर लिखा है परछन बेरोजगारी। अब इसके बारे में काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। परछन बेरोजगारी भी कृषि क्षेत्र में ही पाई जाती है। परछन बेरोजगारी का संबंध भी कृषि क्षेत्र से है। अब इसका अर्थ क्या बनता है? सबसे पहले इसके अन्य नामों के बारे में जानते हैं। परछन बेरोजगारी को ही कहा जाता है, यहाँ पर लिखेंगे हम परछन बेरोजगारी। इसका अन्य नाम होता है अदृश्य बेरोजगारी, जो दिखाई ना दे। कृषि क्षेत्र में पाई जाती है और इसका मतलब ये होता है कि जब आवश्यकता से अधिक श्रमिक काम करते हो, जब किसी काम को, जब आवश्यकता से अधिक श्रमिक काम में लगे हो, तो इस प्रकार की बेरोजगारी को कहा जाता है अदृश्य या फिर परछन बेरोजगारी। एक पॉइंट यहाँ से और बनता है, यदि श्रमिक की सीमांत उत्पादकता शून्य है, यदि श्रमिक की सीमांत उत्पादकता, सीमांत उत्पादकता शून्य हो, जीरो हो, तो इस प्रकार की बेरोजगारी को भी परछन बेरोजगारी कहा जाता है। इसके कहने का मतलब ये हुआ कि जैसे आप एग्जाम्पल लेते हैं
कृषि क्षेत्र में इस टाइप की बेरोजगारी पाई जाती है। हमने एग्जाम्पल लिया, जैसे ये कोई खेत हुआ। अब इस खेत में काम करने के लिए मात्र 5 ही लोगों की आवश्यकता है, लेकिन इसमें काम कर कितने रहे हैं? इसमें काम कर रहे हैं 10 लोग। तो हम कह सकते हैं कि इसमें जो एक्स्ट्रा 5 है, यानी कि प्लस 5 करेंगे तो जो एक्स्ट्रा 5 है, वो फालतू में ही लगे हुए हैं। यानी किसी खेत में काम करने के लिए हमको सिर्फ 5 ही लोगों की आवश्यकता है, लेकिन काम कर रहे हैं 10 लोग। इसका मतलब ये हुआ कि 5 एक्स्ट्रा लोग काम कर रहे हैं। तो जो फालतू के 5 लोग हैं, वो दिख तो रहे हैं अपने को काम करते हुए, लेकिन वास्तव में वो क्या है? बेरोजगार है। तो इसे कहा जाता है अदृश्य बेरोजगारी, यानी कि छिपी हुई बेरोजगारी भी इसे कहा जाता है। तो लिखा गया पानी सबसे पहला पॉइंट कि जब आवश्यकता से अधिक श्रमिक काम में लगे हो, तो उस टाइप की बेरोजगारी को आप परछन बेरोजगारी कहते हैं। साथ में सेकंड पॉइंट ये लिखा है कि श्रमिक की सीमांत उत्पादकता शून्य हो, इस टाइप की बेरोजगारी को हम परछन बेरोजगारी कहते हैं। अब सीमांत उत्पादकता क्या होता है? उत्पादन करना, जैसे ये खेत है। अब सपोज करना अपने को कि ये गेहूं का खेत है, और इस गेहूं के खेत में जितना भी प्रोडक्शन होना है, जैसे अपन ने एग्जांपल लिया कि इसके अंदर जो गेहूं होगी वो 70 मन के आसपास होगी। 70 मन के आसपास होगी। तो हम कह सकते हैं कि अगर 5 लोग काम करेंगे तो भी उत्पादकता सेम रहेगी, और एक्स्ट्रा 5 लोग और मिला दिया जाए, 10 लोग काम करेंगे, तो भी यहाँ पर जो प्रोडक्शन है वो क्या रहेगा? बिल्कुल इक्वल रहेगा। यानी कि जिस खेत के अंदर 70 मन गेहूं होनी है, तो उस खेत के अंदर क्या रहेगा? बेसिकली 5 लोग काम करेंगे तो भी आउटपुट सेम आएगी, और अगर 10 लोग काम करेंगे तो भी आउटपुट सेम आएगी। तो जो एक्स्ट्रा लोग 5 लोग काम कर रहे हैं, उनकी जो उत्पादकता है वो क्या है? शून्य है, जीरो है। तो इस टाइप की बेरोजगारी को हम क्या बोलते हैं? परछन बेरोजगारी। साथ में आपको याद ये करना है कि बेरोजगारी के अंतर्गत कौन शामिल होता है। तो बेरोजगारी में शामिल होते हैं 15 से लेकर, बेरोजगारी को इंग्लिश में अनएम्प्लॉयमेंट बोलते हैं। इसमें शामिल कौन होता है? 15 से लेकर 59 साल के व्यक्ति तक, यानी 15 से लेकर 59 ईयर्स तक के जो लोग होते हैं वो शामिल होते हैं बेरोजगारी में। और कौन से वो होते हैं? यानी कि जिनकी काम करने की इच्छा होती है, जिनके अंदर काम करने की क्षमता होती है, परंतु फिर भी उनको काम ना मिले, तो इनको बोलते हैं बेरोजगार। और 15 से 59 साल के बीच वालों को हम बोलते क्या हैं? इनको लेबर फोर्स कहा जाता है। इन लोगों को लेबर फोर्स कहा जाता है। तो इनमें से कुछ लोग काम कर रहे होते हैं, जो काम करते हैं उनको हम बोलते हैं वर्क फोर्स। काम करने वाले को हम बोलते हैं वर्क फोर्स। तो अनएम्प्लॉयमेंट होता क्या एक्चुअली में? बेरोजगारी जो होती है, अनएम्प्लॉयमेंट होती है, उसका फॉर्मूला ये बनता है कि लेबर फोर्स यानी कि कुल काम करने वाले कितने हैं, माइनस में वर्क फोर्स यानी कि काम कर कितने रहे हैं। तो कुल काम करने वालों में से यदि काम करने वालों को हम घटा दें तो पीछे बचेंगे काम ना करने वाले। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आप इसको समझें तो आप यूँ समझ सकते हैं इसको कि जैसे टोटल जो 15 से 59 साल के बीच के लोग हैं, उनकी टोटल संख्या है 100। तो 100 क्या है? लेबर फोर्स है। अब 100 में से मान के चलते हैं कि 50 लोग काम करते हैं, तो काम करने वाले क्या रहेंगे? ये तो वर्क फोर्स बन जाएंगे। तो पीछे बचे हुए 50 क्या होंगे? ये सर बेरोजगार हो जाएंगे, जिनको काम नहीं मिलता। टोटल काम करने वाले 15 से लेकर 59 साल के बीच के लोग हैं, जिनको हम लेबर फोर्स बोलते हैं। उनकी संख्या 100 है। उनमें से 50 लोग काम करते हैं, तो वर्क फोर्स कितनी है? 50 है। अगर लेबर फोर्स में से वर्क फोर्स माइनस कर देंगे, 100 में से -50 करेंगे, तो आउटपुट क्या आएगी अपने पास में? 50 आएगी। ये 50 वो लोग हैं जो क्या है? बेरोजगार है। अब अगर भारत के संदर्भ में बात करें तो ये जो आंकड़े होते हैं, ये कौन एकत्रित करता है? बेरोजगारी से संबंधित जो आंकड़े होते हैं भारत में, वो एनएसओ के द्वारा एकत्रित किए जाते हैं। और अगर बात करें कि इनको फिर जारी कौन करता है, पब्लिश कौन करता है, तो एक तो है सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी, और एक है नीति आयोग। इनके द्वारा भारत में आंकड़ों को जारी किया जाता है। ये बात भी आपको यहाँ से याद करनी है। इसके बाद में अगर सेकेंडली बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कुछ इस प्रकार है। इसमें पूछा है जीएनपी से एनएनपी निकालने के लिए निम्न में से किसको घटाया जाता है? ह्रास को, ब्याज को, कर को, या फिर इमदाद को? तो इसका अर्थ क्या बनेगा? सबसे पहले बात करते हैं कि ये जीएनपी क्या है, एनएनपी क्या है। तो अपने को ना 4 टर्म पढ़नी होती है। 4 टर्म कौन कौन सी पढ़ते हैं आप? अगर ए टर्म की बात करें तो इसको कहा जाता है जीडीपी। आपने जीडीपी का नाम सुना होगा। इसे कहा जाता है इंग्लिश में, फुल फॉर्म क्या रहेगी? ग्रॉस डोमेस्टिक
प्रोडक्ट, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी कि सकल घरेलू उत्पाद। और जीडीपी का अर्थ क्या बनता है कि एक साल में, जिसको हम बोलते हैं एक फाइनेंशियल ईयर, इस एक साल में क्या होगा, इसमें जितने भी देश में गुड्स होती है, वस्तुएं होती है, या फिर जितने भी देश में सर्विसेज होती है, तो एक देश की सीमा के भीतर एक साल में जितने भी वस्तुएं और सेवाएं होती हैं, इनका कुल कितना प्रोडक्शन हुआ, हमने कुल कितना उत्पादन किया, अर्थात कुल कितनी कमाई की, अगर इस टोटल प्रोडक्शन को हम जोड़ दें तो इसे जीडीपी कहा जाता है। अगर एक सिंबल अपन लाइन के अंदर डिफाइन करें इसको, तो यूं कहेंगे कि एक देश की सीमा के भीतर एक साल के अंदर जितना भी वस्तुओं और सेवाओं का कुल उत्पादन होता है उसे हम जीडीपी कहा करते हैं। अब इसके साथ में एक टर्म और आती है, जीडीपी के साथ में एक टर्म और आती है जिसे कहा जाता है जीएनपी। अब जीएनपी की फुल फॉर्म क्या रहेगी, ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट, ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट कहा जाता है। अब इसका अर्थ क्या बनता है, इसे सकल राष्ट्रीय उत्पाद बोलते हैं। अब इसका मतलब ये हुआ, अगर इसके फॉर्मूले की बात करें तो वो बनता है जीडीपी प्लस एक्स माइनस एम। अब यहाँ पर जीडीपी क्या है वो तो हम सभी जानते हैं, लेकिन अगर एक्स की बात करें इसका अर्थ क्या बनता है, तो एक्स का अर्थ ये बनता है कि वो भारत के लोग जो विदेशों में कमाई करते हैं, वो भारतीय लोग जो विदेशों में रहकर कमाते हैं। अपने को पता है कि भारत के लोग विदेश में रहते हैं, तो वो भारतीय लोग जो विदेशों में रहकर कमाते हैं उसे एक्स कहा गया। और एम का मतलब यहाँ ये बनता है कि वो विदेशी लोग जो भारत में रहकर कमाते हैं, विदेशी लोग भारत में कमाते हैं। तो इसका अर्थ बनता क्या है एक्चुअली में, इसका अर्थ ये बना सर कि हमने जीडीपी को कंसिडर किया है, यहाँ पर जीडीपी को कंसिडर किया है, ओके रिपोर्ट है, इसके अंदर अपने को प्लस करना है, और प्लस क्या करेंगे अपन, एक्स माइनस एम, यानी कि भारतीय लोग जो विदेशों में कमाते हैं उनकी इनकम को हम यहाँ पर जोड़ देंगे, और विदेशी लोग जो भारत में रहकर कमाते हैं उनकी इनकम को हम माइनस कर देंगे। तो कुल मिला के बात यह है कि चाहे हमारे देश में हो चाहे विदेश में हो, जितना भी कमाते हैं भारतीय लोग या फिर भारत के लोग, उसको कहा जाता है जीएनपी। इसका मतलब ये हुआ कि जीडीपी का अर्थ ये बनता है कि भारत की सीमा के अंदर चाहे विदेशी कमाई चाहे देशी कमाई, वो जितना भी कमाएंगे उनके कुल योग को हम जीडीपी कहेंगे। और जीएनपी का अर्थ ये बनता है कि विदेशी लोगों को हम काट देते हैं और जितने भारतीय होते हैं सिर्फ उन्हीं को ही हम शामिल करते हैं। वो भारतीय लोग चाहे भारत में रहकर कमाए या विदेश में जाकर कमाए, टोटल कमाई भारतीयों की जीएनपी कही जाती है। अब ये दो टर्म आपने पढ़ ली, दो ही टर्म और बनती है। एक होता है सी, जिसे कहा जाता है एन डी पी। एनडीपी का अर्थ ये बनता है जीडीपी माइनस डेप, डेप को बोलेंगे डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन हिंदी में घिसावट या फिर मूल ह्रास कहा जाता है। और एक लास्ट टर्म और बनती है जिसे कहा जाता है एन एन टी, जीएनपी माइनस डेप्रिसिएशन डेप। तो ये चार अपने पास टर्म बनती है। एनडीपी की फुल फॉर्म होती है नेशनल डोमेस्टिक प्रोडक्ट, और एनएनपी की फुल फॉर्म होती है नेट, सॉरी, एनडीपी की फुल फॉर्म होती है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, और एनएनपी की फुल फॉर्म होती है नेट नेशनल प्रोडक्ट। तो इसका अब अर्थ क्या बनता है, नेट का मतलब शुद्ध होता है, शुद्ध कमाई कैसे कहेंगे, जब आप मूल ह्रास को घटा देंगे, यानी कि कमाई करने के लिए जितनी भी वस्तुओं का प्रयोग में लाया जाता है तो उन वस्तुओं के अंदर कभी ना कभी तो घिसावट आता है, उनके मूल्यों में कमी आती है। जैसे अगर मैंने एक फैक्ट्री लगाई, उस फैक्ट्री के अंदर मैंने मशीन को स्थापित किया है और कुछ टाइम के बाद में उस मशीन के अंदर घिसावट आनी स्टार्ट हो जाएगी, अर्थात उसके मूल्य में कमी आनी स्टार्ट हो जाएगी। एग्जाम्पल के तौर पर आप ये समझ सकते हैं कि जैसे अगर आप एक फ़ोन लेके आते हैं तो फ़ोन के टाइम टू टाइम साथ क्या होता है कि आपके फ़ोन की जो वैल्यू होती है उसमें गिरावट आती जाती है, तो उसी को कहा
कहा जाता है मूल ह्रास, डेप्रिसिएशन। तो शुद्ध कमाई हम क्या कहेंगे? एनडीपी, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। शुद्ध कमाई क्या है? तो जीडीपी में से मैंने जो वस्तुओं की अ, अपने पास में जो वस्तुएं हैं उनकी मैंने मूल्य की जो कटाई है या फिर जो कमी आती है उसको मैंने माइनस कर दिया। और वैसे ही अगर मैं एनएनपी की बात करूं तो नेट नेशनल प्रोडक्ट बनता है, यानी कि जो भारतीय लोग कमा रहे हैं उसमें से माइनस कर दिया कि जितने भी वस्तुओं में के मूल्यों में कमी आती है, तो ये बनता है एनएनपी। एक बात आपको यहाँ से और नोट करनी है, ये जो एनएनपी होता है इसी को नेशनल इनकम कहा जाता है, अर्थात राष्ट्रीय आय कहा जाता है। साथ में एक और फुल फॉर्म पढ़नी है आपको, पीसीआई, पर कैपिटा इनकम, जिसकी डेफिनेशन बनती है नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय डिवाइड बाय में टोटल पॉपुलेशन। टोटल पॉपुलेशन ये भी आपको पढ़ना है। पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आय क्या होगी, और राष्ट्रीय आय देश की कुल आय डिवाइड बाय टोटल पॉपुलेशन, कुल जनसंख्या से आपने डिवाइड कर दिया, ये आपको पढ़ना है। इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है वो क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर ए, हाउस डेप्रिसिएशन। उसके बाद आपसे पूछा है भारतीय करेंसी नोटों के पिछले भाग पर कितनी भाषाएं मुद्रित होती है, ये आपसे पूछा है। और इस क्वेश्चन में आपसे ये पूछ रहा है कि पैनल पर कितनी भाषाएं होती हैं, तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर रहेगा 15, 15। अब किस प्रकार से होती है उसको थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं। अगर नोट की बात की जाए, अगर भारतीय नोट की बात की जाए तो इस पर आपसे क्वेश्चन ये पूछेगा कि कुल भाषाएं कितनी होती हैं। भारतीय नोट पर कुल भाषाएं कितनी होती हैं? इनकी संख्या है 17। लेकिन कभी कभार आपने देखा होगा कि नोट के पीछे एक डब्बा बना होता है जिसको कहा जाता है पैनल। तो उस पैनल पर कुल भाषाएं कितनी हैं? पैनल पर कुल भाषाएं कितनी हैं वो आपसे पूछेगा, तो ये संख्या होती है 15। 15 पैनल पर, तो पैसे 15, पैसे पैनल, और अगर कुल पूछे तो 17 रहेगी। 15 भाषाओं के अलावा हिंदी और इंग्लिश को मिलाएं तो टोटल भाषाएं 17 बैठती है। उसके बाद में आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा? आपसे वही क्वेश्चन पूछ सकता है कि कागजी मुद्रा जारी करने वाला प्रथम देश कौन सा था। अगर कागजी मुद्रा की बात करें, ये जारी करने वाला प्रथम देश ये कौन सा था, आपको जवाब करना पड़ेगा चाइना, यानी कि चीन। 7वीं शताब्दी में चाइना के द्वारा कागजी मुद्रा की शुरुआत की गई थी, ये आपको पढ़ना है। और साथ में पूछे कि कागज का आविष्कार सर्वप्रथम किस देश में हुआ, तो वो भी चाइना में होता है। आपसे पूछे कि प्लास्टिक मुद्रा को जारी करने वाला प्रथम देश कौन सा था। प्लास्टिक मुद्रा को जारी करने वाला प्रथम देश, इसका नाम है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया 1988 में ऑस्ट्रेलिया के द्वारा सबसे पहले प्लास्टिक मुद्रा को जारी किया गया था। उसके बाद आपको एक पॉइंट और पढ़ना है यहाँ पर। आपको ये पढ़ना है कि भारत में दशमलव प्रणाली की शुरुआत कब होती है। भारत में दशमलव प्रणाली की शुरुआत, दशमलव प्रणाली की शुरुआत कब होती है? जवाब करना पड़ेगा आपको 1957 में, 1957 में। अगर आपसे पूछे कि भारत में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा जारी किया गया पहला नोट, सर्वप्रथम नोट जारी किया गया, ये कब किया गया? 1917 में। वहीं पर आपसे पूछे कि आरबीआई के द्वारा, क्योंकि आरबीआई बनता है 1935 में, तो आरबीआई के द्वारा सर्वप्रथम नोट जारी किया गया वो सन कौन सा है? 1938, 1938 है। उसके अलावा आपको क्वेश्चन पढ़ने हैं। आपको याद करना है कि भारत में जो ओल्ड कॉइन्स होते हैं, सभी सिक्के होते हैं, ओल्ड कॉइन्स को जारी करने का काम किसका होता है? इश्यूड करने का काम किसका होता है? इश्यूड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर फाइनेंस मिनिस्ट्री, या फिर हम कह सकते हैं वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के अंतर्गत। तो सभी सिक्कों को जारी करना, इशू करना, ये काम भारत के सरकार के पास में है। और भारत के सरकार के अंदर भी जो फाइनेंस मिनिस्ट्री, वित्त मंत्रालय आता है, उसके पास होता है। उसके बाद में अगर आपसे पूछे
कि जो 1 रुपए का नोट होता है, 1 रुपए का जो नोट होता है, इसको कौन जारी करेगा? इशूड बाय। तो यहाँ पर भी आपको जॉब करना पड़ेगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और इसमें भी मंत्रालय कौन सा? फाइनेंस मिनिस्ट्री, वित्त मंत्रालय। फिर आपसे ये पूछता है कि 1 रुपए के नोट पर साइन किसके होते हैं, सिग्नेचर किसके होते हैं? तो वित्त मंत्री के नहीं होते हैं, वित्त सचिव के होते हैं। वित्त सचिव के साइन होते हैं, ये आपको यहाँ से याद करना है। अगर पूछे आपसे कि रुपीज 2 का नोट व उससे ऊपर के सभी नोट, उससे ऊपर के सभी नोट, अगर इनको जारी करना है, इशू करना है, तो ये जारी करने का काम होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई के पास। ये आपको यहाँ से याद करना है, आरबीआई जारी करता है। अगर पूछे आपसे कि ऑल कोइंस एंड ऑल नोट्स, यानी जो कागजी मुद्रा होती है, इनका डिस्ट्रीब्यूशन कौन करता है? डिस्ट्रीब्यूशन कौन करता है? इनका वितरण कौन करता है? सप्लाई कौन करता है? मार्केट में पैसे कौन उतारता है? तो ये काम होता है आरबीआई का। ये भी बात आपको यहाँ से याद करनी है। और नोट जो रहेंगे 2 के या 2 से ऊपर वाले, उन पे साइन कौन करेगा? तो इस पे साइन होते हैं आरबीआई गवर्नर के। साइन होते हैं आरबीआई गवर्नर के। और वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर है कौन? तो 25वें गवर्नर है, जिनका नाम है शक्तिकांत दास। शक्तिकांत दास इनका नाम है, ये आपको पढ़ना है। अगर आपसे पूछे कि सर ये जो बार बार में हम ये भारतीय रुपए का सिंबल बना रहे हैं, ये सिंबल आखिरकार किसने दिया? तो ये सिंबल देने का श्रेय जाता है डी उदय कुमार को। ये भी आपको याद करना है। भारतीय रुपए का सिंबल डी उदय कुमार के द्वारा दिया जाता है। और कब दिया गया? 2010 में। ये भी आपको यहाँ से याद कर लेना है। अगर आपसे पूछे कि जो मैक्सिमम नोट बनता है वो कितने का बन सकता है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं भाई। भारत में जो मैक्सिमम नोट छप सकता है, ये कितने का छप सकता है? रुपीज 10,000 का। और ये बात कहाँ पर लिखी है? आरबीआई एक्ट 1934 में। अगर मैक्सिमम कोइन की बात करें कि मैक्सिमम कोइन ये कितने का जारी किया जा सकता है, तो जवाब रहेगा रुपीज 1,000 का। तो 1,000 का सिक्का जारी कर सकता है। कौन जारी करेगा? भारत की सरकार जारी करेगी। और ये बात कहाँ लिखी है? कोइनेज एक्ट 2011 में। ये आपको पढ़ना है। उसके अलावा अगर बात करें तो आपसे पूछ सकता है कि जो हमारे पास करेंसी होती है, करेंसी में दो चीज़ें आती हैं। एक आते हैं कोइन्स, यानी कि सिक्के, और दूसरे आते हैं नोट, कागजी मुद्रा। वैसे तो ये दोनों के दोनों लीगल टेंडर होते हैं, ये बात आपको याद करना है, क्योंकि भारत की जो करेंसी है वो एक लीगल टेंडर है। कानूनी मान्यता इनको लेने से कोई मना नहीं कर सकता है। लेकिन आपसे पूछता है कि इन दोनों में से, यानी कि करेंसी वैसे तो लीगल टेंडर है, परंतु करेंसी में अपने पास में कोइन सिक्के भी आते हैं और नोट यानी कि कागजी मुद्रा भी आती है। तो करेंसी में जो कोइंस होते हैं वो होते हैं लिमिटेड लीगल टेंडर, ये आपको याद करना है। लिमिटेड लीगल टेंडर। और वहीं पर यदि मैं नोट की बात करूं तो ये होते हैं अनलिमिटेड लीगल टेंडर। इसका मतलब हुआ कि अगर आपने कोई वस्तु खरीदी, उसके बदले में आप मैक्सिमम जो सिक्के हैं वो 1,000 सिक्के उसको दे सकते हैं, 1,000 रुपये तक के सिक्के। उसके ऊपर आपको सिक्के लेने से मना किया जा सकता है। लेकिन नोट की बात करें, वो अनलिमिटेड लीगल टेंडर होता है, वो कितनी बार भी यहाँ पर कितना भी नोट दिए जा सकते हैं। तो इसके लिए आपको याद ये करना है
कि भारत में जो कॉइन्स बनते हैं वो कहाँ पर छापे जाते हैं, यानी कि मिंटिंग प्रेस कहाँ पर है। तो 4 स्थान पर मिंटिंग प्रेस है। 4 स्थान कौन कौन से रहेंगे? एक स्थान है नोएडा, फिर मुंबई, हैदराबाद, और चौथा स्थान है कोलकाता। अगर पूछे नोट कहाँ पर छापे जाते हैं, नोट छपते हैं कहाँ पर? प्रिंटिंग प्रेस में। ये प्रिंटिंग प्रेस भी कितनी है? 4 है। और 4 प्रिंटिंग प्रेस कहाँ कहाँ पर है यदि आपसे पूछे, तो आपको जवाब करना पड़ेगा नासिक, मैसूर, देवास और सलबोनी। इतनी सारी बातें आपको यहाँ से याद करनी है। अगर पूछे आपसे गांधी सीरीज के नोट, गांधी सीरीज के नोट कब स्टार्ट किए गए भारत में? गांधी सीरीज के नोट की शुरुआत की गई भारत में 1996, 1996 से स्टार्ट की गई। क्वेश्चन पूछे आपसे नोटबंदी कितनी बार हुई भारत में? 3 बार। 1946 में, 1978 में, और लास्ट टाइम 8 नवंबर 2016 में। 2016 में 500 और 1000 के नोट बंद किए गए थे, और एक नई सीरीज का 500 का नोट स्टार्ट किया गया, साथ में 2000 का नोट भी स्टार्ट किया गया। लेकिन 2023 में बात करें तो 2000 के नोट को भी प्रचलन से बाहर कर दिया गया है। तो अभी वर्तमान में 2000 का नोट भी काम नहीं करता है। तो ये सब बातें आपको यहाँ से याद करनी है। अगला क्वेश्चन है, सिख गुरु अर्जुन देव किसके शासन काल में थे? मायू, अकबर, शाहजहां, जहांगीर। देखो वैसे तो इस क्वेश्चन की बात करें तो जो गुरु अर्जुन देव है, ये गुरु रहे थे 1581 से 1606 तक। लेकिन इनका जो मेन किस्सा है वो जुड़ा हुआ है जहांगीर से। तो इस क्वेश्चन का हम राइट आंसर करते हैं जहांगीर। लेकिन वैसे बात की जाए तो गुरु अर्जुन देव गुरु थे अकबर के टाइम पर भी, लेकिन गुरु अर्जुन देव का मेन किस्सा जुड़ा है जहांगीर से। तो हम सही उत्तर क्या करेंगे? जहांगीर करेंगे। अब इनके बारे में और क्या पूछेंगे आपसे? क्वेश्चन बहुत बार क्वेश्चन आता है कि गुरु अर्जुन देव किसके समकालीन थे? जहांगीर के समकालीन थे। गुरु अर्जुन देव, इनको सच्चा बादशाह भी कहा जाता है, सच्चा बादशाह भी कहा जाता है। ये बात भी आपको याद कर लेनी है। उसके बाद में अगर बात करें तो आपने गोल्डन टेम्पल का नाम सुना होगा। गोल्डन टेम्पल। अब गोल्डन टेम्पल के संदर्भ में यदि आप बात करें तो इसे हरमिंदर साहिब भी कहा जाता है। गोल्डन टेम्पल को हरमिंदर साहिब भी कहा जाता है। इसको लेकर आपसे क्वेश्चन ये पूछेगा, हरमिंदर साहिब की नींव किसने रखी? अगर नींव की बात करें तो सिखों के चौथे गुरु, क्योंकि सिखों में कुल मिला के 10 गुरु हुए हैं, तो 10 में से जो सिखों के चौथे गुरु थे जिनका नाम था गुरु रामदास। सिखों के चौथे गुरु रामदास के द्वारा हरमिंदर साहिब की नींव को रखा गया था। लेकिन कुछ कुछ स्रोतों से ये पता लगता है
कि गुरु रामदास जी ने लाहौर के एक प्रसिद्ध सूफी संत हुए, लाहौर के प्रसिद्ध सूफी संत जिन्हें कहा जाता है संत मियाँ मीर, संत मियाँ मीर, तो इनसे रखवाई थी नींव हरमिंदर साहिब की। तो बात आपको यहाँ पर नोट क्या करनी है कि गोल्डन टेम्पल, जिसे आमतौर पर हरमिंदर साहिब भी कहा जाता है, इसकी नींव सिखों के 10 गुरुओं में से चौथे गुरु गुरु रामदास जी ने रखी थी। और कहीं कहीं पर स्रोतों से पता लगता है कि गुरु रामदास जी ने लाहौर के प्रसिद्ध सूफी संत मियाँ मीर से हरमिंदर साहिब की नींव को रखवाया था। एक बात आपको यहाँ से नोट और करनी है गुरु रामदास के बारे में। गुरु रामदास अकबर के अच्छे मित्र थे और अकबर के समकालीन थे। तो रामदास जी को अकबर ने 500 बीघा जमीन दान में दी थी, क्योंकि अकबर के अच्छे मित्र थे। तो 500 बीघा जमीन दान में दी। अब इस जमीन से किया क्या रामदास जी ने? इन्होंने एक नगर बसाया, इन्होंने एक नगर बसाया जिस नगर को रामदास नगर कहा जाता था, रामदास नगर। और कालांतर में जाकर इसी रामदास नगर का नाम चेंज होकर हो गया अमृतसर। तो कई बार आपसे पूछता है कि रामदास नगर किसने बसाया, तो जवाब करना काफ़ी आसान होता है, रामदास ने बसाया। लेकिन पूछे आपसे अमृतसर किसने बसाया, तो जवाब करना पड़ेगा कि रामदास पुराना नाम है अमृतसर का, ये भी सिखों के चौथे गुरु रामदास ने ही बसाया था। उसके बाद में अगर बात करें तो जो जहाँ पर गोल्डन टेम्पल बना हुआ है वहाँ वो एक जलाशय में है, तो उस जलाशय का निर्माण भी गुरु रामदास जी ने ही करवाया था। उसके बाद में एक क्वेश्चन आपसे ये पूछता है कि गोल्डन टेम्पल पर सोने की परत किसने चढ़ाई थी? गोल्डन टेम्पल पर सोने की परत किसने चढ़ाई? तो इसका जवाब होता है महाराजा रणजीत सिंह ने। महाराजा रणजीत सिंह के द्वारा गोल्डन टेम्पल पर सोने की परत को चढ़ाया गया था, ये आपको यहाँ से याद करना है। उसके अलावा गोल्डन टेम्पल जुड़ा हुआ है किस बात से? गोल्डन टेम्पल का संबंध है 1984 के 1984 के ऑपरेशन ब्लू स्टार से। ये क्वेश्चन में कई बार एग्जाम में पूछता है कि ऑपरेशन ब्लू स्टार का संबंध किससे है? गोल्डन टेम्पल से है। भिंडरा वाले का नाम आपने सुना होगा। उसके बाद में अगर बात करें तो और कौन कौन से क्वेश्चन आपसे पूछेगा? गुरु अर्जुन देव के द्वारा ही 3 शहर बसाए गए थे। गुरु अर्जुन देव ने 3 शहर बसाए, जिसमें एक शहर का नाम है गोविंदपुर, दूसरा शहर है तरन तारण, और तीसरा शहर है करतारपुर। करतारपुर, तरन तारण, गोविंदपुर, ये 3 शहर बसाए गुरु अर्जुन देव ने, ये भी आपको याद करना है। इसके अलावा गुरु अर्जुन देव के बारे में आपसे पूछे तो आपको बताना पड़ेगा आदि ग्रंथ की स्थापना इन्हीं के द्वारा की गई थी। आदि ग्रंथ की स्थापना या फिर आदि ग्रंथ की जो रचना है, गुरु ग्रंथ साहिब भी इसे कहा जाता है। गुरु ग्रंथ साहिब, जिसमें सिखों के पहले 5 गुरुओं की वाणी का वर्णन है, तो गुरु ग्रंथ साहिब, इनकी रचना भी गुरु अर्जुन देव ने की थी। बाद में हम ये पढ़ते हैं कि 1606 के अंदर जो जहांगीर के पुत्र थे खुसरो, 1606 में जहांगीर के पुत्र खुसरो खान ये जहांगीर के खिलाफ में विद्रोह कर देते हैं। और इस विद्रोह के अंदर गुरु अर्जुन देव सहायता करते हैं। खुसरो की सहायता किसने की? गुरु अर्जुन देव ने।
और इसी बात से नाराज होकर 1606 में गुरु अर्जुन देव को जहांगीर के द्वारा फांसी पर चढ़ा दिया गया था। तो ये सब बातें आपको यहाँ से याद करनी है। एक क्वेश्चन आपको मैं और नोट करा रहा हूँ, आपको नोट करना है। जहांगीर के शासनकाल को ही कहा जाता है चित्रकला का स्वर्ण युग। तो इनके कला को चित्रकला का स्वर्ण युग कहा जाता है। ये बात भी आपको यहाँ से नोट करनी है। अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही है, मेरे द्वारा प्रदान किया कंटेंट आपको पसंद में आ रहा है, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के पास में। और जैसा मैंने आपको लिख के पढ़ाया है, ऐसे कैसे पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मैं प्रोवाइड करवा दूंगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और साथ में अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो वर्ल्ड अवेयरनेस के नाम से रहेगा, यानी कि जिस नाम से हमारा यूट्यूब चैनल है, जो लोगो यूट्यूब चैनल का, वही सेम नाम रहेगा टेलीग्राम चैनल का। आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं। क्लास जितनी भी आती है उनकी नोटिफिकेशन देना हो, क्लास की वीडियो लिंक होती है वो, और साथ में जो पीडीएफ होती है एग्जाम के लिए, वो सब वहाँ पर प्रोवाइड करवाई जाती है, वो आपको याद करना है। उसके बाद में यदि बात करें तो मृणालिनी साराभाई का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य शैली से है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आपसे पूछता है कि शास्त्रीय नृत्य संबंध किसका है। तो अगर हम बात करें मृणालिनी साराभाई, तो इनका संबंध है कथकली से। कथकली तो इसमें लिखा नहीं है, कोई बात नहीं, कथक लिखा है, तो यहाँ पर इसको हम चेंज कर देते हैं। यहाँ पर करना आपको कथकली। इस क्वेश्चन का सही उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, कथकली से संबंध रहेगा। उसके अलावा आपको और कौन कौन सी बातें याद करनी है। शास्त्रीय नृत्य की बात की जा रही है, कुल मिला के जो शास्त्रीय नृत्य बैठते हैं वो 8 है। तो शास्त्रीय नृत्य की संख्या कितनी है, एग्जाम में पूछता है। 8 है। कहाँ से लिए गए हैं? दूसरी शताब्दी में भरत मुनि के नाट्य शास्त्र से, भरत मुनि के नाट्य शास्त्र से लिया गया है। अब 8 में से ये 4 तो आपके सामने हैं, कथकली, भरतनाट्यम, ओडिसी, कुचिपुड़ी। अगर इनकी हम बात करें तो कथकली का संबंध है केरल राज्य से। कथकली केरल राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। साथ में आपको एक बात और याद करनी है, एक शास्त्रीय नृत्य है मोहिनी अट्टम। एक शास्त्रीय नृत्य है मोहिनी अट्टम। ये भी कहाँ का है? केरल राज्य से संबंधित रखता है और केरल राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। अगर कथकली की बात की जाए तो इसमें कृष्ण अट्टम, कृष्ण अट्टम प्लस रामन अट्टम, कृष्ण अट्टम प्लस रामन अट्टम शैलियों का समावेश है। शैलियों का समावेश है, ये आपको याद करना है। अगर बात करें भरतनाट्यम की, तो भरतनाट्यम का संबंध है तमिलनाडु से। भरतनाट्यम का संबंध है तमिलनाडु से। कुचिपुड़ी का संबंध है आंध्र प्रदेश से। ओडिसी का संबंध है उड़ीसा से। एक है शास्त्रीय नृत्य जिसे कहा जाता है सत्रिया, और सत्रिया का संबंध है आसाम से। एक है शास्त्रीय नृत्य कथक, कथक का संबंध है यूपी, उत्तर प्रदेश, या फिर कहीं कहीं पर आता है उत्तर भारत से। लास्ट ईयर बिरजू महाराज की डेथ हुई थी, तो बिरजू महाराज का संबंध भी है कथक से। इतनी सारी बातें आपको ऐसे याद करनी है। नेहरू ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है, यह आपसे पूछा है। क्रिकेट से, नौका दौड़ से, कबड्डी से, या फिर टेबल टेनिस से। तो नेहरू ट्रॉफी की यदि बात की जाए तो इस क्वेश्चन का तो सही उत्तर हो जाएगा नौका दौड़। इसके अलावा अगर बात की जाए तो नौका दौड़ भारत में जो प्रसिद्ध है वो कौन सी प्रसिद्ध है, हमने कई बार पढ़ा है, जिसे कहा जाता है अरणा
अराण, मुला, नौका दौड़। ओणम के शुभ अवसर पर प्रत्येक वर्ष केरल में आयोजित की जाती है। तो ओणम के त्यौहार के बारे में सुना होगा। अगस्त सितंबर के महीने में 10 दिन तक चलने वाला एक त्यौहार होता है, और इसके दौरान अराणमुला नौका दौड़ का आयोजन करवाया जाता है। कहाँ पर? केरल में। ओणम का जो त्यौहार है वो कहाँ से संबंधित रखता है? कहाँ से संबंध रखता है? केरल राज्य से संबंध रखता है। इसके अलावा अपने को और क्या पढ़ना है? नेहरू ट्रॉफी के बारे में आपसे पूछा है। अगर पूछा होता जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू टूर्नामेंट का संबंध किस खेल से है? टूर्नामेंट का संबंध किस खेल से है? तो जवाब करना पड़ेगा हॉकी से है। अगर आपसे पूछे कि नेहरू कप का संबंध किस खेल से है, नेहरू कप का संबंध किस खेल से है, तो जवाब करना पड़ेगा अपने को फुटबॉल। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको सिखाता हूँ फुटबॉल से संबंधित कुछ ट्रॉफियाँ ट्रिक के माध्यम से। तो चलिए ट्रिक की तरफ चलते हैं। यहाँ पर अपने को पढ़ना है कि फुटबॉल से संबंधित कौन कौन सी ट्रॉफियाँ होती है, और पढ़ेंगे ट्रिक के माध्यम से ट्रॉफियाँ फुटबॉल से संबंधित। यहाँ पर आपको एक ट्रिक लिखवा रहा हूँ मैं। ट्रिक है, दो व्यक्ति, एक है संतोष, एक है नेहरू। संतोष व नेहरू ये करते क्या है? रोज सुबह डुरंड रेखा पर जाकर, डुरंड रेखा पर जाकर डरते कांपते फुटबॉल खेलते हैं। डरते कांपते फुटबॉल खेलते हैं। ये रहेगी फुटबॉल से संबंधित ट्रॉफियों को याद करने की ट्रिक। अब याद करना अपने को तो क्या याद करना पड़ेगा? संतोष से बन जाएगी संतोष ट्रॉफी, संतोष से बनेगी संतोष ट्रॉफी। नेहरू से बनेगा नेहरू कप। रोज से बनेगा रोवर्स कप। सुबह से बनेगा सुब्रतो मुखर्जी कप। सुब्रतो मुखर्जी कप। डुरंड से बनेगा डुरंड कप। डरते से बनेगा मड्रिका कप। और कांपते से बनेगा कोपा कप। तो जितने भी हमने ट्रॉफियां पढ़ी है, कप पढ़े हैं, ये संबंधित है फुटबॉल खेल से। एक आपसे ला लीगा के बारे में पूछता है, तो ला लीगा का संबंध भी फुटबॉल से है। एक आपसे फीफा के बारे में पूछता है, तो फीफा का संबंध भी फुटबॉल से है। दो बातें आपको यहाँ से और याद करनी है। तो जितनी भी मैंने आपको ट्रॉफी बताई, आपको याद करना है कि संतोष व नेहरू रोज सुबह डुरंड रेखा पर जाकर डरते कांपते फुटबॉल खेलते हैं। अच्छा, यहाँ से एक क्वेश्चन और निकलता है। क्वेश्चन निकलता है कि ये जो डुरंड कप की बात की जा रही है, ये जो डुरंड कप की बात की जा रही है, तो एक डुरंड रेखा भी होती है। एक डुरंड रेखा भी होती है जो कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच स्थित है। डुरंड रेखा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच स्थित है। इसके बारे में आपको याद करना है। किस इतिहासकार ने अकबर द्वारा प्रतिपादित दीन ए इलाही को एक धर्म कहा? यह आपसे पूछा है। तो अकबर ने एक धर्म की शुरुआत की थी जिस धर्म को दीन ए इलाही के नाम से जाना जाता है। अब इसको किसने एक धर्म का? खैर, इस क्वेश्चन का तो सही उत्तर हो जाएगा अबुल फजल। अब आपको कौन कौन सी बातें याद करनी है अकबर के बारे में, वो आपको मैं बताऊंगा। लेकिन उससे पहले आपको याद ये करना है कि अकबर ने जब इस धर्म को चलाया, अकबर ने जब इस धर्म को चलाया, तो आपको याद ये करना है
कि वो सन कौन सा था। 1582 में अकबर के द्वारा दीन ए इलाही धर्म को चलाया गया और इसको स्वीकार करने वाला अकबर के अलावा एकमात्र कौन था? अकबर के अलावा एकमात्र था बीरबल। अकबर के नवरत्न में से एक बीरबल। लेकिन ऐसा सुना जाता है कि बाद में जाके 21 और अनुयायी हुए जिन्होंने इस धर्म को माना था, अपनाया था। लेकिन फिलहाल के लिए आपको याद ये करना है कि 1582 में अकबर के द्वारा दीन ए इलाही धर्म की शुरुआत की गई। तो अकबर के अलावा इस धर्म को अपनाने वाला एकमात्र कौन था? बीरबल था, उसके नवरत्नों में से एक। उसके बाद आपको याद ये करना है कि अकबर का जो शासनकाल है वो कब से कब तक था। अगर अकबर के शासनकाल पे हम गौर करें तो इनका शासनकाल था 1556 से 1605। और ये था मुगलों में सबसे लंबा कार्यकाल। मुगल साम्राज्य चला तो मुगलों में सबसे लंबा शासनकाल था अकबर का। उसके बाद आपको याद ये करना होता है, एक हम लड़ाई सुनते हैं, पानीपत की दूसरी लड़ाई। एग्जाम में पूछी जाती है पानीपत की लड़ाइयाँ। तो पानीपत की जो दूसरी लड़ाई थी ये लड़ी गई थी 5 नवंबर 1556 को। 5 नवंबर 1556। किस किस के बीच लड़ी गई? एक साइड में थे अकबर और अकबर का साथ दिया बैरम खान ने, जो कि अकबर का संरक्षक था। वर्सेस एक साइड थे हेमू विक्रमादित्य। हेमू विक्रमादित्य। अब हेमू के बारे में आपको दो बातें यहाँ से और नोट करनी है, एग्जाम में पूछ लिया जाता है हेमू के बारे में। कौन कौन सी बात आपको याद करनी है? एक तो पहली बात ये कि हेमू थे मसालों के व्यापारी। दूसरी बात, ये थे रेवाड़ी के शासक या राजा। तीसरी बात, ये थे अंतिम हिंदू राजा, दिल्ली पर राज करने वाले। दिल्ली पर राज करने वाले अंतिम हिंदू राजा। इस लड़ाई में अकबर की जीत होती है बैरम खां के संरक्षण में, और हेमू की आंख में तीर लगता है और ये मूर्छित हो जाता है। तो इसकी सेना डरकर भाग जाती है, तो हेमू की यहाँ पर हार होती है। हेमू विक्रमादित्य मात्र 28 दिन ही दिल्ली की गद्दी पर बैठ पाया था, ये आपको याद करना है। उसके अलावा और कौन कौन से आपसे पूछेगा? तो अकबर से संबंधित और जो क्वेश्चन बनते हैं वो कुछ इस प्रकार है। आपसे पूछेगा अकबर के बारे में। 1562 में अकबर ने दास प्रथा बंद की। 1563 में अकबर ने सती प्रथा बंद की। 1564 में अकबर ने तीर्थ कर बंद किया। और साथ में जजिया कर बंद किया। 1573 में
भारत के सबसे बड़े दरवाजे। भारत के सबसे बड़े दरवाजे। बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाया। बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाया। 1576 में एक युद्ध लड़ा गया जिसे कहा जाता है हल्दी घाटी का युद्ध। हल्दी घाटी का युद्ध अकबर और अकबर का साथ दिया जयपुर के राजा मानसिंह ने। और एक साइड थे महाराणा प्रताप। इस युद्ध में अकबर जीत जाते हैं और महाराणा प्रताप हार जाते हैं। महाराणा प्रताप को मेवाड़ का राणा कहा जाता है और इनके घोड़े का नाम था चेतक। घोड़ा था इनका चेतक। ये बात आपको यहां से याद करनी है। इसके अलावा आपसे पूछेगा महाभारत का फारसी में अनुवाद किसने कराया। तो अकबर रहेगा। महाभारत का फारसी में अनुवाद अकबर के द्वारा। और फारसी में अनुवाद करके जिस नाम से जाना जाता है वह है रज्यनामा। यहाँ से अपने को ये पता लगता है कि मुगलों की भाषा कौन सी थी। एग्जाम में पूछता है मुगलों की भाषा कौन सी थी। इनकी भाषा थी फारसी। ये भी आपको याद करना है। एक आपको पढ़ना है मुगलों के समय चित्रकला शुरू। मुगलों के समय चित्रकला शुरू। ये होती है अकबर के टाइम में। लेकिन नोट करने वाली बात क्या है, एग्जाम में ये पूछता है कि किसके शासनकाल में या फिर किसके शासनकाल को चित्रकला का स्वर्ण युग कहा जाता है। तो जवाब क्या करोगे आप, जहांगीर के शासनकाल को। ये आपको यहां से नोट करना है। इन्हीं के दरबार में प्रथम अंग्रेज भारत आया। प्रथम अंग्रेज भारत आया इनके दरबार में, जिनका नाम था जॉन मिल्डेल हॉल। जॉन मिल्डेन हॉल। और अकबर के दरबार में आया ये 1599 में। अगर अकबर की जीवनी की बात करें, इनकी जीवनी है आईने अकबरी। आईने अकबरी, जिसको लिखा है इन्हीं के नवरत्नों में से एक अबुल फजल ने। ये भी आपको यहाँ से नोट करना है। एक बात हम पढ़ चुके हैं कि 1577 में सिखों को या फिर सिखों के चौथे गुरु को, जिनका नाम था गुरु रामदास जी, उनको 500 बीघा जमीन दान में दी, क्योंकि रामदास जी और अकबर एक अच्छे मित्र थे। और जो 500 बीघा जमीन दी गई थी तो उस स्थान पर गुरु रामदास के द्वारा रामदास नगर की स्थापना की गई, जिसको बाद में जाके या फिर अभी अमृतसर के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है सल्तनत काल के सिक्के टंका, ससगनी एवं जीतल किन धातुओं के बने थे। ये आपसे पूछा है क्वेश्चन। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, एग्जाम में बहुत बार रिपीट होता है।
तो इसका आपको जवाब करना होता है क्या? इससे पहले हम बहुत सारी बातें और भी जानेंगे। अगर सिक्कों की बात की जाए तो जवाब तो रहेगा चांदी और तांबा। और ये सिक्के जुड़े हुए हैं गुलाम वंश से। दिल्ली सल्तनत का पहला वंश, जिसे गुलाम वंश, दास वंश या मामलुक वंश, मामलुक वंश, मामलुक का अर्थ भी दास होता है। ये वंश चलता है 1206 से 1290 तक। गुलाम वंश के बारे में आपसे पूछता है कि कब से कब तक चला ये, तो आपको बताना पड़ता है 1206 से 1290 तक। अब इसी बीच में एक सुल्तान आते हैं जिनका नाम है इल्तुतमिश। इल्तुतमिश का शासनकाल था 1211 से 1236 तक। इल्तुतमिश को गुलाम वंश या फिर दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक। अगर पूछे कि इल्तुतमिश के बचपन का नाम क्या था, इनके बचपन का नाम जो है वो था अलमस इलबरी। अलमस इलबरी। इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम भी कहा जाता है। गुलामों का गुलाम भी कहा जाता है। इल्तुतमिश ने 1215 में तराइन की तीसरी लड़ाई लड़ी। तराइन की तीसरी लड़ाई लड़ी। और ये लड़ाई होती है इल्तुतमिश प्लस में यल्दोज कुबाचा के बीच। यल्दोज कुबाचा के बीच लड़ी गई थी, जिसमें इल्तुतमिश को जीत मिलती है, यल्दोज कुबाचा को हार का सामना करना पड़ता है। उसके अलावा आपको एक बात यहाँ से और नोट करनी है। 1221 में दिल्ली पर या फिर दिल्ली में चंगेज खान, नाम आपने सुना होगा, चंगेज खान का आक्रमण। अगर चंगेज खान की बात करें तो दिल्ली में क्यों आया था, किस काम से आया था? एक ख्वारिज्म के राजकुमार जलालुद्दीन, ख्वारिज्म के राजकुमार जलालुद्दीन और साथ में मांगवा रानी, मंगवा रानी, इनका पीछा करते हुए चंगेज खान दिल्ली आता है। तो जैसे ही जलालुद्दीन ने हेल्प मांगी इल्तुतमिश से, तो उन्होंने हेल्प करने से मना कर दिया। तो मना करने के साथ में ही जो चंगेज खान थे, इन्होंने फिर दिल्ली को बख्श दिया। अगर पूछे आपसे चंगेज खान कहाँ से आया था, इनके देश का नाम है मंगोलिया। चंगेज खान का रियल नेम, वास्तविक नाम क्या था? तेमुजीन। और इनके बारे में कहा जाता है कि इनके मकबरे के बारे में कोई भी नहीं जानता है। ये बात भी आपको यहाँ से याद करनी है। सर्वप्रथम सबसे पहले सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला, सर्वप्रथम
सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला, ये भी कौन था? इल्तुतमिश था, आपको याद करना है। सिक्के भी सबसे पहले इन्होंने चलाए थे। सिक्के के बारे में हमने पढ़ा है अपन ने, एक चांदी का सिक्का और एक तांबे का सिक्का। चांदी और तांबे का सिक्का, चांदी वाले सिक्के को टका या टंका और तांबे वाले सिक्के को जीतल कहा गया। अब याद कैसे करना है? जीतल में तैयार है और तांबे में भी तैयार है, तो जीतल तांबा, ऐसे आपको याद करना है। इनके सिक्कों पर बात की जाए तो एग्जाम में पूछता है ये, इनके सिक्कों पर शिव का नंदी, सिक्कों पर शिव का नंदी व चौहान घुड़सवार अंकित होते थे। चौहान घुड़सवार अंकित होते थे। इसके अलावा आपको याद ये करना है कि इनके द्वारा ही इक्तेदारी प्रथा शुरू की गई थी। इल्तुतमिश के द्वारा इक्तेदारी प्रथा शुरू की गई। इसका अर्थ ये बनता है कि इनके पास में जो भी सैनिक काम करते थे या फिर जो गैर सैनिक अधिकारी काम करते थे, उनको वेतन ना देकर भूमि देना या भूमि प्रदान करना, तो हम कह सकते हैं कि पैसे ना देकर या वेतन ना देकर अधिकारियों को भूमि प्रदान करना, अधिकारियों को भूमि प्रदान करना, ये थी इक्तेदारी प्रथा जिसकी शुरुआत की थी इल्तुतमिश ने। इसके अलावा आपसे क्वेश्चन ये पूछेगा कि तुर्कान ए चहलगान की शुरुआत किसने की थी? तुर्कान ए चहलगान की शुरुआत ये भी इल्तुतमिश के द्वारा की गई थी। और तुर्कान ए चहलगान का अर्थ ये बनता है कि इसमें 40 तुर्क सरदार थे जो इल्तुतमिश की सहायता किया करते थे। इनका ये कहना था कि यदि किसी भी व्यक्ति को न्याय चाहिए, न्याय पाने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा? न्याय पाने के लिए उसको दरबार में लाल रंग के वस्त्र पहनकर आना पड़ेगा। लाल रंग के वस्त्र पहनकर आना पड़ेगा। साथ में आपको याद ये करना है कि कुतुब मीनार का निर्माण पूरा करवाया इल्तुतमिश ने। कुतुब मीनार का निर्माण पूरा करवाया, क्योंकि नींव रखी गई थी कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा और इसको पूरा किया इल्तुतमिश ने। ये बात आपको यहाँ से याद करनी है। इल्तुतमिश को मोहम्मद गोरी ने एक उपाधि से पुकारा था। गोरी ने उपाधि दी इल्तुतमिश को और उस उपाधि को कहा जाता है अमीर उल उमरा। ये आपको याद करना है, अमीर उल उमरा की उपाधि। कुतुबुद्दीन ऐबक ने इल्तुतमिश को एक उपाधि दी। इस उपाधि को कहा जाता है अमीर ए शिकार। अमीर ए शिकार, तो ये भी आपको यहाँ से याद कर लेना है। इनकी मृत्यु 1236 में दिल्ली में हो जाती है। ये भी आपको यहाँ से याद करना है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली में गोरी के नाम पर दिल्ली में मदरसा ए मुइज्जती का निर्माण करवाया। मदरसा ए मुइज्जती का निर्माण करवाया। ये बात भी आपको यहाँ से
याद करनी है। काहिरा का समय ग्रीनविच से 2 घंटा आगे है, अतः ये स्थित है। ये आपसे पूछा है कहाँ पर स्थित है। तो बहुत बार लाइट का इशू हो जाता है, लाइट जाती है तो फिर वीडियो को मेरे को यहाँ से रिमूव करना पड़ता है। तो आपसे ग्रीनविच से 2 घंटा आगे हैं, तो आपसे पूछा है। वैसे थोड़ा सा ये टेक्निकल क्वेश्चन है, इसको समझने का प्रयास करते हैं। तो उसके लिए चलते आप एक खाली स्लाइड पर। इस स्लाइड पे अगर मैंने इस प्रकार से पृथ्वी को बनाया, तो अपने को ये पता है कि यदि ये पृथ्वी है पूरी, और इस पृथ्वी को अगर मैं बीचों बीच यहाँ से कट करता हूँ, एक काल्पनिक रेखा खींची जाती है, तो इस रेखा को कहा जाता है भूमध्य रेखा, या फिर इसी रेखा को विषुवत रेखा भी कहा जाता है। इंग्लिश में इक्वेटर कहते हैं, या फिर इस रेखा को 0 डिग्री अक्षांश रेखा भी कहा जाता है। 0 डिग्री अक्षांश रेखा। ये जो रेखा बीच में खींची गई है काल्पनिक रेखा, ये काल्पनिक रेखा पूरी पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है। जो उत्तर साइड में भाग बनता है उसको उत्तरी गोलार्ध कहा जाता है। इस भाग को उत्तरी गोलार्ध कहा जाता है। और जिस जो भाग बनता है दक्षिण साइड में, इसको कहा जाता है दक्षिणी गोलार्ध। गोले का आधा गोलार्ध। अगर बिल्कुल उत्तर साइड में टिप पॉइंट की बात करें तो यहाँ पर एक पॉइंट बनता है जिसे नॉर्थ पोल यानी कि उत्तरी ध्रुव कहा जाता है। और नीचे भी एक पॉइंट बनता है जिसे दक्षिणी ध्रुव कहा जाता है, यानी कि साउथ पोल कहा जाता है। अब इसी के बीच में यहाँ पर अगर बात करें तो इसकी वैल्यू है 0 डिग्री। ऊपर बढ़ते जाएंगे तो डिग्रियाँ बढ़ती जाएगी, और लास्ट में इस पॉइंट पे, उत्तर वाले पॉइंट पे, इसे कहा जाता है 90 डिग्री नॉर्थ। वैसे अगर साउथ की बात करें तो इसे कहा जाता है 90 डिग्री साउथ। यहाँ पर 0 है, पॉइंट पे 90 है, इधर 0 है, नीचे पॉइंट पे 90 है। तो आपको याद ये करना है कि इसके बीच में जो रेखाएं आएगी वो कुछ ऐसे आएंगी, 1 2 3 4 5 10 जितनी भी है। तो एक एक डिग्री बढ़ती जाएगी यहाँ पर। 0 से आप ऊपर बढ़ेंगे तो डिग्रियाँ बढ़ती जाएगी, और कहाँ तक जाएगी, 90 डिग्री तक जाएगी। वैसे ही अगर आप इस 0 डिग्री से नीचे की तरफ बढ़ेंगे तो भी डिग्रियाँ बढ़ती जाएगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 करके, और 90 तक जाएगी। तो इसी के बीच में नॉर्थ साइड में एक यहाँ पर रेखा खींची जाती है, काल्पनिक रेखा। इस काल्पनिक रेखा की वैल्यू है 23.5 डिग्री, और ये साइड कौन सी पड़ती है, नॉर्थ। तो इस रेखा को कहा जाता है कर्क रेखा। वैसे ही नीचे की साइड में भी एक रेखा खींची जाती है। इस रेखा की वैल्यू भी है 23.5 डिग्री, बट ये 23.5 डिग्री है साउथ साइड में, दक्षिण साइड में। तो इस रेखा को कहा जाता है मकर रेखा। यहाँ पर एक रेखा और इंपॉर्टेंट है जो आपको एग्जाम में पूछ ली जाती है। इस रेखा को कहा जाता है, क्योंकि इसकी वैल्यू बैठती है 66.5 डिग्री नॉर्थ, तो इसे कहेंगे आर्कटिक रेखा। आर्कटिक सर्कल ही बोलते हैं, आर्कटिक सर्कल, क्योंकि ऊपर पड़ता है आर्कटिक महासागर यहाँ पर इस तरीके से। वैसे ही एक रेखा नीचे खींची जाती है, और इस रेखा को कहा जाता है 66.5 डिग्री साउथ। इसे अंटार्कटिक रेखा कहा जाता है, या अंटार्कटिक सर्कल कहा जाता है। तो इस प्रकार से जो आपको रेखाएं दिख रही हैं, इनको अक्षांश रेखा बोलते हैं, और इंग्लिश में इनको लैटिट्यूड लाइन बोलते हैं। इंग्लिश में इनको लैटिट्यूड लाइन कहा जाता है। तो एक्चुअली में है क्या, आपसे क्वेश्चन कैसे कैसे पूछेगा उस पर बात करते हैं। आपसे एक तो ये पूछेगा कि पृथ्वी पर कुल कितनी अक्षांश है। पृथ्वी पर कुल अक्षांश कितने हैं।
तो आपको जॉब करना पड़ेगा 181, 181। कैसे हुए? क्योंकि बीच में 0 डिग्री है, नीचे 90 सर्कल बनते हैं, यहाँ पर 90 डिग्री है, और ऐसे ही 90 सर्कल ऊपर बनते हैं, तो 90 और 90 180 हुए, और प्लस में एक जीरो वाला है, तो कुल मिला के 180 अक्षांश हुए। आपसे ये भी पूछता है कि पृथ्वी पर कुल अक्षांश रेखाएं कितनी हैं। पृथ्वी पर कुल अक्षांश रेखाएं कितनी हैं, तो आपको जवाब ये करना होता है 179। क्योंकि जो लास्ट में जो आपको 90 डिग्री साउथ दिख रहा है एक पॉइंट है, 90 डिग्री नॉर्थ उत्तर दिख रहा है ये भी एक पॉइंट है, तो कुल रेखाएं 179 है, और पृथ्वी पर कुल अक्षांश कितने हैं, 181 है। अब उसके अलावा अगर बात की जाए तो पृथ्वी पर ग्रेट सर्कल कौन सा है, सबसे बड़ा सर्कल कौन सा बनेगा, तो पृथ्वी पर ग्रेट सर्कल, ग्रेट सर्कल कौन सा है अगर आपसे पूछे, तो आपको जवाब करना पड़ेगा भूमध्य रेखा, क्योंकि सबसे बड़ा सर्कल बीच वाला ही बनता है, तो भूमध्य रेखा है ग्रेट सर्कल। तो इतनी बातें आपको यहाँ से याद करनी है। एक पॉइंट आपसे और पूछ सकता है, और पॉइंट आपसे क्या पूछेगा, आपसे ये पूछा जाएगा कि दो अक्षांशों के बीच में दूरी कितनी होती है। दो अक्षांशों के बीच दूरी 111 किलोमीटर की होती है। ये पॉइंट भी आपको यहाँ से नोट करना है। ये तो बात की अपने अक्षांश के। वैसे अगर आप दूसरा सर्कल बनाएं, तो ऐसे लेटिव लाइन को आप लैटिट्यूड यानी कि अक्षांश रेखाएं बोलते हैं, और ऐसे अगर आप इसको वर्टिकली खड़ा कर दें, तो इसे कहा जाता है लोंगिट्यूड लाइंस। लोंगिट्यूड लाइंस कहा जाता है, अर्थात हिंदी में इनको हम देशांतर रेखाएं कहते हैं। अब ये जो देशांतर रेखाएं हैं एक्चुअली, ये कितनी होती है, ये कुछ इस प्रकार बनती है, यहाँ से निकली यहाँ तक, यहाँ से निकली यहाँ, यहाँ से निकली यहाँ, इस प्रकार से बनती है, यानी कि पोल से शुरू होकर पोल पे ख़त्म हो जाती है। तो इनको अपने को एक्चुअली पढ़ना कैसे है, अगर पूछे आपसे कि कुल अक्षांश, सॉरी कुल देशांतर कितने हैं, तो इनकी संख्या बैठती है 360। ये आपको याद करना है। अगला पॉइंट आपसे ये पूछेगा कि दो देशांतर रेखाओं के बीच दूरी, दो देशांतर रेखाओं के बीच दूरी भूमध्य रेखा पर, भूमध्य रेखा पर अधिकतम व ध्रुवों पर न्यूनतम होती है। ये क्वेश्चन का ये काफ़ी बार रिपीट होता है, कैसे याद करना अपने को, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि भूमध्य रेखा कौन सी है, ये इक्वेटर है, और साथ में यदि बात करें तो ये कौन से आपके, ये पोल होते हैं, ये ऊपर वाला नॉर्थ पोल है, नीचे वाला साउथ पोल है। तो दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी आप देख सकते हो, यहाँ पर अधिकतम है, और इनके बीच में यहाँ पर बिल्कुल न्यूनतम है। तो याद क्या करना है, दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी भूमध्य रेखा पर अधिकतम और ध्रुवों पर न्यूनतम होती है। भूमध्य रेखा पर इनकी दूरी जो होती है वो बैठती है 111.32 किलोमीटर। ये आपको याद करना है। उसके अलावा और जो पॉइंट आपको याद करने हैं वो कौन कौन से हैं, जब हम एक देशांतर रेखा से दूसरी देशांतर रेखा को जाते हैं, तो दो देशांतर रेखाओं के बीच की जो दूरी है वो, यानी कि जैसे ही आप 1 डिग्री क्रॉस करेंगे, तो वो इक्वल होती है 4 मिनट के। 1 डिग्री बराबर है 4 मिनट के, और ये जो देशांतर रेखाएं होती हैं एक्चुअली में ये समय का निर्धारण करती है, ये समय का निर्धारण करती है। 1 डिग्री इज इक्वल टू 4 मिनट होते हैं, और जब बिल्कुल बीच वाली सेंटर वाली जो रेखा है देशांतर,
उसको मध्याह्न या ग्रीनविच रेखा या 0 डिग्री देशांतर रेखा कहा जाता है। अब ग्रीनविच क्यों बोला है? इसलिए बोला है क्योंकि 0 डिग्री देशांतर रेखा ये एक स्थान पड़ता है लंदन में, और लंदन कहाँ पर है? इंग्लैंड या फिर यूके में। तो इसमें एक जगह का नाम है, एक शहर का नाम है ग्रीनविच। तो वहाँ से गुजरती है 0 डिग्री देशांतर रेखा, तो इसलिए इसका नाम है ग्रीनविच रेखा। और एक देशांतर रेखा के ऊपर जो मध्याह्न का समय होता है वो सभी जगहों पर समान होता है, इस कारण से इसको मध्याह्न रेखा भी कहा जाता है। अब ये जो रेखा है इस पे टाइम 0 0 होता है, और 1 डिग्री इज इक्वल टू होता है 4 मिनट। तो अब चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि काहिरा का समय ग्रीनविच से 2 घंटा आगे है, अतः ये स्थित कहाँ पर है? तो यहीं पर आप एक और सर्कल ड्रा करते हैं। ये मैंने सर्कल ड्रा किया। अगर मैंने बीच वाली रेखा खींची है तो इसे कहूँगा मैं 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड लाइन, और अगर मैंने इस रेखा को ऐसे खींचा है तो इसे कहूँगा मैं 0 डिग्री लैटिट्यूड लाइन, भूमध्य रेखा और 0 डिग्री देशांतर रेखा। अगर ये जो रेड मैंने आपको सर्कल करके दिया है, ये जो बनाया है, ये एक महाद्वीप है, एक कंटिनेंट है, और इस महाद्वीप का नाम है अफ्रीका। अफ्रीका के नॉर्थ में यहाँ पर एक कंट्री पड़ती है, और इस कंट्री का नाम है मिस्र या फिर इजिप्ट। मैं यहाँ पर मिस्र करके नोट कर रहा हूँ, मिस्र पड़ती है। इस मिस्र की राजधानी की बात करें तो इस मिस्र की राजधानी है काहिरा। जो आपसे पूछा है इस क्वेश्चन में कि काहिरा का समय ग्रीनविच से 2 घंटा आगे है, तो अतः ये स्थित कहाँ पर होगी? अब हमने पढ़ा कि ये जो 0 डिग्री है ये यहाँ पर है, और काहिरा का समय ग्रीनविच से 2 घंटा आगे है। तो 0 डिग्री का रेखा का नाम क्या है? इसका नाम है ग्रीनविच। और काहिरा है मिस्र की राजधानी। तो हमने पॉइंट आउट किया कि काहिरा पड़ती है यहाँ पर, इस स्थान पर। ये काहिरा है, और काहिरा का जो बनेगा आपका देशांतर वो कुछ इस प्रकार बनेगा। तो इस 0 डिग्री से काहिरा है 2 घंटे आगे, तो इनके बीच का जो गैप है वो कितना है? 2 घंटे का है। हमने पढ़ा कि जैसे ही मैं 1 डिग्री क्रॉस करता हूँ तो मेरे को 4 मिनट का समय लगता है। तो वैसे अगर मैं कहूँ कि अगर मैंने 15 डिग्री को क्रॉस किया तो समय लगा मेरे को 15 × 60 मिनट का, यानी कि इज इक्वल टू 1 घंटा बना। वहीं पर अगर मैं कहूँ कि इसको मेरे को 2 घंटे बनाना है, इसको मेरे को 2 घंटा करना है, तो करने का पड़ेगा, एक का डबल किया तो 60 का भी डबल करना पड़ेगा, 120 घंटा हुआ। और इसका आपको फिर डबल करना पड़ेगा, तो 15 का डबल हुआ 30 डिग्री। तो 30 डिग्री में होगी 120 मिनट, 120 मिनट पर 2 घंटा। तो 2 घंटा यदि मेरे को 0 डिग्री से जाना है तो मेरे को 30 डिग्री क्रॉस करना पड़ेगा। अब 30 डिग्री क्रॉस करना है तो साइड कौन सी रहेगी? अगर मैं डायरेक्शन की बात करूं तो इस सेंटर पॉइंट से ऊपर होती है नॉर्थ डायरेक्शन, नीचे होती है साउथ डायरेक्शन, इस साइड में होती है वेस्ट यानी कि पश्चिम, और इस साइड में होती है ईस्ट यानी कि पूर्व। तो मैं ग्रीनविच रेखा से किस साइड जा रहा हूँ? पूर्व साइड में जा रहा हूँ। तो ग्रीनविच रेखा से जो काहिरा राजधानी पड़ती है वो कौन सी साइड में पड़ती है? ये पूर्व साइड में पड़ती है। तो हम कह सकते हैं कि 30 डिग्री जाना पड़ेगा। और कौन सा देशांतर पड़ता है? ये पूर्वी देशांतर पड़ता है। आशा करता हूँ कि ये वाला कंसेप्ट आपको अच्छे तरीके से क्लियर हुआ होगा। 30 डिग्री पूर्वी देशांतर। और ठीक वैसे ही अगर ये काहिरा पड़ता अपना इस साइड में यहाँ पर, तो हम कह सकते थे कि अब 30 डिग्री हो जाता पश्चिमी देशांतर, क्योंकि काहिरा इस साइड है तो पूर्वी देशांतर हम कहेंगे। ये कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। साथ में अगर मिस्र के बारे में बात करें तो एक आधा क्वेश्चन यहाँ से भी पूछ लिया जाता है आपसे। मिस्र के बारे में आपसे कौन सा क्वेश्चन पूछेगा? मिस्र के पिरामिड के बारे में आपने सुना होगा, 7 आश्चर्य में से एक है। इसको इजिप्ट भी कहा जाता है। इसमें हमने पढ़ा कि जो कैपिटल है मिस्र की, उसका नाम है काहिरा। और काहिरा है नील नदी के किनारे। नील नदी की बात करें
ये है दुनिया की सबसे लंबी नदी। दुनिया की सबसे लंबी नदी का नाम है नाइल नदी, जिसकी लंबाई 6695 किलोमीटर है। नोट आपको ये करना है कि पूछे दुनिया की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो उसका नाम है अमेजोन। नील नदी के बारे में बात करें तो आपसे ये पूछता है, नील नदी का वरदान किसे कहा जाता है। नील नदी का वरदान कहा जाता है मिस्र को, इजिप्ट को। नील नदी का उद्गम स्थल कहाँ से उद्गम होता है। दक्षिण अफ्रीका की सबसे बड़ी झील विक्टोरिया झील से। और पूछे अगर आपसे कि नील नदी का मुहाना कहाँ पर है, कहाँ पर जाके गिरती है, तो इसका मुहाना है भूमध्य सागर। तो ये सब बातें आपको यहाँ से नोट करनी है, याद करनी है। और इसी साल अगर बात करें तो 26 जनवरी 2023 को मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी, इन्होंने भारत का दौरा किया था। और 26 जनवरी को हम कौन सा दिवस मनाते हैं, गणतंत्र दिवस मनाते हैं, गणतंत्र दिवस। तो इस साल 26 जनवरी 2023 को मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी के द्वारा गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में हमारे मुख्य अतिथि थे, आपको याद करना है। गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर जो परेड की जाती है वो कौन से पथ पर की जाती है, तो परेड होती है कर्तव्य पथ पर। ये आपको यहाँ से नोट करना है। इस बार की इस राज्य की झांकी ने सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार जीता, झांकी थी उत्तराखंड की, सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार जीता। गणतंत्र शब्द का अर्थ ये बनता है कि जिस भी देश के अंदर वंशानुगत शासन ना हो उसे हम गणतांत्रिक देश कहा करते हैं। तो इसी के साथ में आज ये हमारे सारे के सारे क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। इसका मैंने आपको बेस्ट एक्सप्लेनेशन देने का प्रयास किया है। और सारे के सारी पॉइंट जितने अपन ने पढ़े हैं सारे इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हालांकि अपन ने टाइम ले लिया है, लगभग 1.5 घंटे के आसपास का टाइम हो चुका है, 1 घंटा 22 मिनट हो चुकी है। तो क्वेश्चन हालांकि आपने 9 ही किए हैं, लेकिन उसका एक्सप्लेनेशन आपने इतना किया है कि यहाँ से आप कम से कम ये लगा सकते हो कि 300 से 400 क्वेश्चन आप कंप्लीट कर चुके हैं अलग अलग तरीके से। तो इस वीडियो को आपको देखना है, एक बार देखना है, दोबारा देखना है आपको एग्जाम के टाइम पर, आपको यहाँ से निश्चित तौर पर हेल्प होने वाली है। दोस्तों यदि आप पहली बार चैनल पर आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि नई कोई भी नोटिफिकेशन आती है तो सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के पास में। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, सभी को राम राम।